हेलो बड़ी माँ, कैसी हैं आप? आपने जो गुड़िया और ड्रेस भेजी थी वह बहुत ही सुंदर है। मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छी लगी। आपकी बहुत याद आती है बड़ी माँ। आप कब आएंगी? अच्छा, अब मैं जाती हूँ, सब लोग बुला रहे हैं केक काटने के लिए। बाय बड़ी माँ। यह एक प्यारा सा मैसेज आया था रीमा जी के फ़ोन पर सिया का। सिया रीमा जी की नातिन है जो उन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाती हैं, और आज सिया का जन्मदिन है। रीमा जी एक छोटे से गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी जो कि अब रिटायर हो चुकी है और किसी कारण से उसी गांव में आकर रहती हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस छोटे से गांव में अकेले रहने का फैसला क्यों किया। आज से 30 साल पहले रीमा जी और नीलेश जी का विवाह हुआ था और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नीलेश जी का कपड़ों का छोटा सा कारोबार था और रीमा जी एक स्कूल टीचर थी। उनके 3 बच्चे नीरज, रोहित और सबसे छोटी सालू। सालू सबसे छोटी और सबकी लाडली थी, लेकिन अचानक एक दिन नीलेश जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेले रीमा जी पर आ गई, जो कि रीमा जी ने बखूबी से निभाया। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। रीमा जी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है, ऐसा मानती थी वो। सालू, जिसकी शादी शैलेश से हुई थी, उसी घर में घर जमाई था, जिसकी आमदनी बहुत कम होने के कारण अलग घर बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। आए दिन सालू और शैलेश को लेकर रीमा जी के घर में महाभारत होती रहती थी, और एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। सालू, सालू, तुमने किससे पूछकर अपनी बेटी को ये चॉकलेट दिया? और देखो उसने क्या किया, पूरा चॉकलेट राज के कपड़ों पर लगा दिया। ये चॉकलेट मैंने अपनी सहेली के बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए मंगवाए थे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। बड़ी बहू रोशनी गुस्से में चिल्लाई जा रही थी, लेकिन मामी में तो राज के लिए चॉकलेट खिला रही थी, वह तो गलती से गिर गया। सिया ने कहा, तू चुप कर, तुम माँ बेटी को जबान चलाने के सिवा तो कुछ काम है ही नहीं। रोशनी ने गुस्से से कहा, भाभी क्यों बिना वजह बच्ची को डांट रही हो? उसने बताया तो कि राज को खिला रही थी, गलती से गिर गया, और मुझे नहीं पता था कि आपने यह चॉकलेट कहीं ले जाने के लिए मंगवाए थे। यही डाइनिंग टेबल पर चॉकलेट का बॉक्स रखा था, तो सिया ने देख लिया और उसके लिए जिद करने लगी, तो मैंने उसे दे दिया। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी चीज़ें रख सकती हूँ, और तुम मियाँ बीबी कम थे क्या जो इसे भी पैदा कर लिया हमारे सर पर नाचने के लिए? सही कह रही हो दीदी, काम के ना काज के, नौमण अनाज के। छोटी बहू सपना ने आग में घी डालने का काम किया। ये सारा दिन बाहर माँ जी के साथ बैठकर पड़ोसियों से गप्पे मारती रहती है, और शैलेश जी सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। खाने के समय आ जाते हैं, जानते हैं आराम से बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। और क्या छोटी जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं है, वह काम क्या करेगा? बस भाभी बहुत हो गया, आपने मुझे और सिया को कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन शैलेश जी के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और आप लोग किस घर की बात कर रही हो? क्या यह घर मेरा नहीं है? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? ये घर तब तक तुम्हारा था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। तुमने किसी अनाथ लड़के से शादी की तो उसकी सजा जीवन भर हम क्या भुगते? शैलेश जी से शादी का फैसला तुमने लिया, हमने तो तुम्हें मना किया था। बस बहू, बहुत हो गया। अगर किसी का समय ठीक नहीं हो तो उसे इतना भी नीचे नहीं गिरा देना चाहिए कि वो उठने की कोशिश ही ना करे। कब से सुन रही है तुम लोगों की ये महाभारत, और किसने कहा शैलेश जी कुछ काम नहीं करते? बस समय उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी कहोगे। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है माँ, नीरज ने कहा। नीरज और रोहित भी तब तक वापस आ गए जो बाजार गए थे घर का सामान लेने। हम भी थक चुके हैं माँ, रोज रोज की इस किचकिच से और उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते। और अब तो सिया की पढ़ाई का भी खर्चा हमें ही देखना पड़ता है। अब हमसे और नहीं होगा माँ। लेकिन नीरज, रोहित, सालू कहाँ जाएगी? तुम ही लोग सोचो। बहुओं का तो मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन तुम तो उसके भाई हो। वो जो भी हो माँ, हमारे अपने ही खर्चे इतने हैं, वो ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी कब तक उठाते रहेंगे। भैया सही कह रहे हैं माँ। रोहित ने भी नीरज का साथ देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाया। आपने और पिताजी ने तो एक घर भी नहीं बनाया माँ, हम आज तक एक किराए के घर में ही रह रहे हैं। रीमा जी इससे परेशान होकर बोली कि अब तुम लोग ही फैसला करो कि क्या करना है, इसका समाधान तो निकालना ही होगा। यह रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह फैसला लिया कि सालू को घर से जाना होगा। जब रीमा जी ने इसका विरोध किया तो बड़ी बहू रोशनी ने कहा, माँ जी आप भी क्यों नहीं सालू के साथ ही चली जाती हैं, हमारी भी बला टले। रीमा जी ने फैसला मंजूर कर लिया और बेटी दामाद के साथ दूसरे शहर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। अपनी जमा पूंजी लगाकर दामाद को एक छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और उनकी पेंशन से घर का खर्च और सालू बेटी की सिया की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और सेले से किराना स्टोर चलाने वाले से होलसेल व्यापारी बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे के साथ घमंड भी आता है, और वही हुआ। अब रीमा जी की उसी घर में नौकर बराबर भी इज्जत नहीं रही। दामाद तो दामाद, जब बेटी भी भला बुरा बोलने में पीछे नहीं रही तो कैसा लगेगा। जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा आज उसके लिए ही बोझ बन गई। जिसने पैसों से राजा बने आज उसे भी भिखारी समझने लगे। रीमा जी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। उन्होंने बेटी का घर छोड़ना ही ठीक समझा। बेटों के पास भी वापस जा नहीं सकती थी, इसलिए फिर से उसी गांव में वापस जाने का फैसला किया जिस गांव में वह पहले पढ़ाती थी। उस गांव के लोग आज भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर उसमें रहने लगी और वहां के बच्चों को आज भी मुफ्त में पढ़ाया करती है। उनके जीवन यापन के लिए उनकी पेंशन पर्याप्त थी, बल्कि वह उससे दूसरों की भी मदद करती थी। गांव वाले भी हमेशा उनकी मदद को तैयार रहते थे और उन्हें गुरु माँ कहकर बुलाते थे। दोस्तों, यह थी हमारी रीमा जी, जो कि हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती रही, दूसरों के फैसलों को अपनी नियति मानती रही। लेकिन उनके एक छोटे से फैसले ने उनके जीवन में प्यार, अपनापन और सुकून सब लौटा दिया। दोस्तों, जब जिंदगी हमारी तो फैसला किसी और का क्यों। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।